Hello and welcome to Achievers High, dear learners. We are continuing with the educational psychology content which we are creating especially for the RPSC students. But other than if you are studying educational psychology, अगर आप उसे पढ़ रहे हैं और different चीज़ों को understand करना चाहते हैं, then also you can refer to this playlist. Now we are coming to the last part of this educational psychology. इसके पहले के 2 वीडियोज़ में आप educational psychology के different aspects के बारे में पढ़ चुके हैं. अगर आपने अभी तक वो नहीं पढ़ा है, you will find the link in the description box below. Also you will find the complete playlist जिसमें आपको पूरा ही आपके एग्जामिनेशन पैटर्न का ग्रेड 2 के एग्जामिनेशन पैटर्न का टीचिंग एग्जाम का सारा ही सिलेबस मिलेगा. तो चलिए आज हम जो थर्ड पार्ट और लास्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी का उसको स्टडी करते हैं. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इट इज़ रिटन हियर मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. सो फार वी हैव स्टडीड कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी होती है. एजुकेशन की फील्ड में हमारे लर्नर के बारे में, हमारे टीचिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में. तो आज जो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स की बात करेंगे, जाहिर सी बात है जब हम कह रहे हैं कि ये साइंटिफिक है तो कुछ मेथड्स भी तो यहाँ पर होते होंगे जिनकी हेल्प से हम अपने जो हमारा रिसर्च है, जो भी हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो हमें मिल सके. तो कुछ मेथड्स हैं जिससे कि अब सबसे पहले हमारा जो मेथड है दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन. इसको 2 पार्ट में पहले आप ब्रेक कर लीजिए. सबसे पहला मेथड है इंट्रोस्पेक्ट. व्हेन यू इंस्पेक्ट योरसेल्फ, इंस्पेक्ट आप खुद को इंस्पेक्ट करते हैं अपने आप को, तो हम इसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि जब पर्सन अपने बारे में खुद ही इवैल्यूएट कर सके, एक लर्नर अपने बारे में ऐसा कर सकता है, एक टीचर अपने बारे में ऐसा कर सकता है. ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन है जिसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट मेथड की तरह कंसीडर करते हैं. हालांकि इससे और ज़्यादा साइंटिफिक मेथड्स आगे हैं. इस मेथड में इतना साइंटिफिक हम नहीं जा सकते क्योंकि जब पर्सन खुद को इंट्रोस्पेक्ट करता है, या कहना चाहिए पर्सन इंट्रोस्पेक्शन करता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को एक्चुअली में इंस्पेक्ट कर तो सकता है, बट हो सकता है कि वो कॉग्निटिव बायसनेस वहाँ पर क्रिएट हो जाए जो वो दूसरों के सामने प्रेजेंट ना कर सके अपने इस मेथड में. तो व्हेन अ पर्सन इज एंग्री ही मे बी आस्क्ड टू डिटरमाइन हाउ ही फेल्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ एंगर बाय हिज ओन ऑब्जर्वेशन. खुद का ऑब्जर्वेशन जो होता है वो बेस्ट होता है. यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल मेथड है, डायरेक्ट मेथड है. इसमें बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते और किसी भी पर्सन के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पता चल जाती हैं कि उसके मन में चल क्या रहा है, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में. ये तो हो गया जो पर्सन खुद करता है. लेकिन जब हम किसी को ऑब्जर्व करने लगते हैं, हम दूसरे पर्सन को नोटिस करने लगते हैं, तो वहीं पर ये मेथड जो है ऑब्जर्वेशन मेथड बन जाता है. ऑब्जर्वेशन मेथड 2 तरीके से होता है. एक तो नेचुरलिस्टिक होता है और एक जब आप उसको क्रिएट करते हैं. आप किसी पर्सन को नेचुरली ऑब्जर्व करें उसको बिना बताएं, तो जाहिर सी बात है जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो काफ़ी फेयर होंगे, राइट. ऑब्जर्वेशन तो हम जनरल लाइफ में भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो साइंटिफिक होता है. एक होता है कि हम लगातार चीज़ों को नोटिस करते हैं कि वो ऐसा बिहेव कर रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, दैट इज़ अ सिंपल थिंग. बट ऑब्जर्वेशन मेथड में हम इन पर्टिकुलर क्या करते हैं कि किसी भी पर्सन के बारे में जो हम रिसर्च करना चाहते हैं, जो हम जानना चाहते हैं, उसको स्टेप्स में लेके चलते हैं कि सबसे पहले हम उसके इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, इतने दिन तक ऑब्जर्व करेंगे, फिर उससे कुछ रिजल्ट्स बनाते हैं, कुछ हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फाइनली अपने रिजल्ट पर पहुंचते हैं. तो ऑब्जर्वेशन नेचुरल वे में जब होता है तो ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देता है. लेकिन अगर हम किसी को बता दें कि हम उसको ऑब्जर्व करके कुछ रिजल्ट लेने वाले हैं, तो फिर उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है. एक्सपेरिमेंटल मेथड एजुकेशनल साइकोलॉजी में यूज़ होता है और ये एक लैब में होने वाला है क्योंकि नाम ही एक्सपेरिमेंटल मेथड. तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस कंट्रोल्ड होती हैं. और यहाँ पे ये क्लासरूम में या फिर आउटसाइड द क्लासरूम भी किया जा सकता है, सोशल एनवायरनमेंट में. इसके बाद आता है केस हिस्ट्री मेथड. केस हिस्ट्री मेथड के बारे में आपने पहले सुना ही होगा. केस हिस्ट्री का मतलब यही है कि किसी पर्सन की पूरी डिटेल्ड में हिस्ट्री लेना, उसके बारे में जानकारी लेना, दैट इज़ केस हिस्ट्री. केस हिस्ट्री के जो मेथड होते हैं वो बहुत लंबे पीरियड के लिए होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लॉन्ग टाइमिंग कंज्यूमिंग होते हैं. टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो केस हिस्ट्री के खुद के अंदर और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स मेथड्स आ सकते हैं. जैसे कि केस हिस्ट्री के अंदर हमने इंट्रोस्पेक्शन को भी इंक्लूड कर सकते हैं. केस हिस्ट्री के अंदर हम इंटरव्यू भी शेड्यूल कर सकते हैं. तो ये सारे केस हिस्ट्री क्योंकि एक बड़ा मेथड होता है तो उसके अंदर छोटे छोटे और मेथड्स भी यूज़ हो जाते हैं. तो ये केस स्टडी हो गया जिसमें हम किसी भी पर्सन के बारे में बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर पाते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं. बात करते हैं कि एजुकेशन और साइकोलॉजी का रिलेशनशिप कैसा है. बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप है और साइकोलॉजी एजुकेशन से बड़ी ही क्लोजली रिलेटेड है क्योंकि बिहेवियर के मॉडिफिकेशन को एजुकेशन में एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में कैसे स्टडी किया जाता है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी किया जाता है.
अगर हम किसी पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो हम अगर उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में उसको एक नॉलेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि लॉजिक के साथ पर्सन जो है वो जल्दी सीखता है और ज़्यादा सीखता है। तो एजुकेशन और साइकोलॉजी लॉजिकली रिलेटेड है। आप किसी पर्सन से कोई काम करने के लिए कहिए, वो शायद मना कर दे, आप उसको लॉजिक समझाते हुए, उसकी इंपॉर्टेंस समझाते हुए, उसको एजुकेट करते हुए इस बारे में अगर उस पर्सन से उस काम करने को कहेंगे, तब वो एक प्रॉपर डिसीजन ज़रूर लेगा। तो ये लॉजिकली आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जो भी बच्चों की, हमारी बड़ों की भी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं चाइल्ड की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं, राइट। ये साइकोलॉजी का पार्ट है, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सब साइकोलॉजी का पार्ट है। लेकिन आप ये देखिए कि एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करेंगे कि एक 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो है, अगर वो क्लास 5 में है, तो वो 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एवरी 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड शुड हैव द सेम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब उस लेवल पर उस बच्चे को होना ही चाहिए। अब उससे ज़्यादा आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो क्या बच्चे का डेवलपमेंट वैसा हो रहा है, इसको आप एजुकेशन के थ्रू सबसे ईजिली चेक कर सकते हैं, है ना। तो एजुकेशन और इसका साइकोलॉजी का बहुत ही अच्छा जो है वो जुड़ाव है आपस में। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन का, वो जो है वो लर्निंग सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड हो गया है, कि लर्निंग से ज़्यादा लर्नर की इंपॉर्टेंस हो गई, कि लर्नर की मेंटल हेल्थ, लर्नर की जो है वो कैपेबिलिटीज़, उन पर फोकस किया जाता है। बच्चे को जिस मेथड से इजीली सिखा सकते हैं, हमें उस मेथड पे फोकस करना होगा, यानी बच्चे की नीड के हिसाब से करना होगा। ये नहीं कि एक लेक्चर मेथड होता है जिसमें हमने सबको बता दिया, दैट्स इट। नहीं, यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है। आप देखते भी हैं इस चीज़ को, एज अ स्टूडेंट भी आपने फील किया होगा कि आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है कि आपकी लर्निंग पर ही वर्क किया जाता है। तो जो चाइल्ड है, उसकी नीड, उसकी इंटरेस्ट, उनकी कैपेबिलिटीज़, इन पर वर्क करते हुए साइकोलॉजी आगे बढ़ती है। तो ये किसका पार्ट बन जाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस हैव अ साइकोलॉजिकल बेस। एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हर एक एज में एक साइकोलॉजिकल बेस रखते हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो फुलफिल होनी चाहिए बच्चे की। प्रिपरेशन ऑफ करिकुलम फॉर डिफरेंट स्टेजेस एज पर द एज, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द लर्नर मस्ट बी बेस्ड ऑन सम ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। बच्चा जो है हर उम्र में अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से क्या सीख रहा है, कितना उसको सीखना चाहिए, सब कुछ एक वेल मेंटेन्ड करिकुलम के थ्रू होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इजीली समझ भी सकते हैं कि साइकोलॉजी का आज के बच्चे की लर्निंग मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप बच्चे को अंडरस्टैंड करेंगे पहले, तब बच्चे को समझा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास इतना कंटेंट है और हमें बच्चे को फीड कर देना है, नहीं। एवरीथिंग हैज़ अ लॉजिकल रीज़न कि हमें बच्चे को 40 मिनट्स पढ़ाना है, हमें बच्चे को जो है एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट किस टाइम पर होना चाहिए, रिसीज के बाद जो है वो बच्चे का जो पढ़ाई का टाइम है उसमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें गेम, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, क्रिएटिव चीज़ें होनी चाहिए, डांस और चीज़ें होनी चाहिए। हमें उसको हार्ड सब्जेक्ट्स को लास्ट पीरियड में नहीं रखना है। तो ये सारी चीज़ें हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हुए ही बच्चे तक पहुंचा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की, साइकोलॉजी की हिस्ट्री की, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। साइकोलॉजी की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, माइंड कैन बी एनालाइज फंक्शनली इनटू डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस, कॉग्निटिव, कोनेटिव एंड इमोटिव। कॉग्निटिव मतलब हमारे जो ब्रेन से हमारा फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, सोचना, समझना, राइट। कोनेटिव मतलब जो हम साइकोमोटर हमारे सिम्टम्स होते हैं, और इमोटिव जो हमारे इमोशंस होते हैं। ये तीनों मिलकर एक पर्सन के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और फिर कैसे उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये सब कुछ मिलकर आपकी बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर कहलाती है। साइकोलॉजी emerged as a scientific discipline as in when William Wundt, the father of experimental psychology, जब उन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी लिप्जिग जर्मनी में 1897 में स्टार्ट की थी। ये वो टाइम था जब उन्होंने साइकोलॉजी को एक नई डायरेक्शन दी। उसके बाद बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने अपनी डिस्कवरीज करी, बहुत सारे अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए और साइकोलॉजी को फर्दर आगे बढ़ाया। इसी तरीके से जो एजुकेशनल थॉट्स थे वो भी इंक्लूड होते चले गए, और 19th सेंचुरी में वो टाइम था जब डिफरेंट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने एजुकेशन पर, या ये कह सकते हैं सिंपल कि जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एजुकेशन वर्ड को भी यूज़ करा। उन्होंने कहा कि हमारा जो माइंड है, एक इंडिविजुअल का जो माइंड है, उसको स्टडी करने के लिए उसको एजुकेशन से लिंक करना बहुत ज़रूरी है।
अगर हम उसको लिंक नहीं करेंगे तो हम उस तरीके से स्टडी नहीं कर पाएंगे, राइट। उसके बाद द नेक्स्ट ग्रेट एडवांस इन एजुकेशनल साइकोलॉजी केम अबाउट mid 19th century when John Friedrich Hebert, a German professor, formulated an approach to education based directly and avowedly upon psychology. उसके बाद 19th सेंचुरी के एंड के आने तक और 20th सेंचुरी के बिगनिंग तक डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एजुकेशन को जनरल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने ये देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल कर भी आए। जैसे फ्रांसिस गॉल्टन थे जो कि एक एजुकेशनल साइकोलॉजी के फाउंडर हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाउंडर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। उन्होंने देखा कि एजुकेशन को हम साइकोलॉजी की जो प्रिंसिपल है जब इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट्स जो निकल के आ रहे थे, जो थ्योरीज बन रही थी वो एक्चुअली में थी जिनको हम अपने यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। ही कंडक्टेड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एसोसिएशनिज्म, टेस्ट ऑन रिएक्शन टाइम एंड सेंसरी एक्यूटी। स्टैनले हॉल जो थे उन्होंने अब डिफरेंट क्वेश्चन आयर माइंड, बच्चों के माइंड से रिलेटेड जो डिफरेंट क्वेश्चन आयर थे, क्वेश्चन पेपर्स जो थे वो पब्लिश किए। 1885 में एबिंगस ने मेमोरी और उसके अलावा 6 इयर्स तक के बच्चों के जो होते हैं उनकी मेमोरी के बारे में अपने डिफरेंट पेपर्स पब्लिश किए, स्टडी पब्लिश करी। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हैं आज। इन सब पर वर्क हुआ तब जब हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने इस फील्ड में वर्क करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि एजुकेशन की फील्ड में साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज़ किया गया और धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड था उसके बारे में और चीज़ें डिटेल में निकल कर आई। इसी तरीके से जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी के डिफरेंट वॉल्यूम्स पब्लिश किए, 3 वॉल्यूम्स पब्लिश किए, जिसकी हेल्प से एजुकेशनल साइकोलॉजी और फ्लरिश हुई और ग्रो हुई और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी स्टार्ट हो गई, राइट। तो इस तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी ने अपनी शेप को गेन किया, धीरे धीरे चेंज हुई, उसमें भी अपने प्रिंसिपल्स बनने स्टार्ट हुए फिर, और उन प्रिंसिपल्स का आज भी मॉडर्न साइकोलॉजी में यूज़ होता है। नाउ आई वुड वांट यू कि अगर आप इस पीडीएफ को, एजुकेशनल साइकोलॉजी के इस पीडीएफ को रिसीव करना चाहते हैं देन प्लीज़ जॉइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा, वहीं पर आप इसको ये अवेलेबल रहेगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल एजुकेशनल साइकोलॉजी के इस टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। फॉर दीज नोट्स प्लीज़ कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, फील फ्री टू आस्क अगेन। आई वुड से ऑल्सो, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ हिट 1 लाइक फॉर मी, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।